रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले इंदौर पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई। अठावले मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और प्रदेश में भाजपा 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में भाजपा द्वारा किए जा रहे काम से जनता को काफी फायदा मिला है, लिहाजा जनता का पूरा समर्थन भाजपा को ही मिलेगा। इसके अलावा राज्य मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक को लेकर भी जवाब दिए। जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को ही समाप्त करने में जुटी हुई है, तो अठावले ने जवाब दिया कि भाजपा सभी दलों को साथ में लेकर चलती है और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक देश का अच्छा विकास होगा। और महाराष्ट्र में उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के कई विधायकों ने भाजपा का साथ दिया है। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और राजनीति में यह सब चलता रहता है। इसके अलावा राज्य मंत्री रामदास अठावले ने और भी कई मुद्दों पर भाजपा का समर्थन करते हुए बेबाकी से अपनी बात मीडिया के सामने रखी। क्या किस तरह का माहौल लग रहा है और क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हाँ, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिए वो गांव तक पहुंचे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री है उनके भी जो निर्णय है वो लोगों तक पहुंचे हैं और लोगों में मतलब बहुत ही अच्छा वातावरण है और इस वक्त मतलब बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी और बीजेपी यहाँ सत्ता में आएगी। और इसलिए मेरे पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पार्टी के पास जितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं थे, इसीलिए मैं एनडीए का एक पार्टनर भी मेरी पार्टी है और इसीलिए मैंने बीजेपी के 230 सीटों में समर्थन करने का निर्णय हमने लिया है। कांग्रेस बोल रही है कि 150 सीटों से वह मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। कांग्रेस का दावा है कि 150 सीटें जो है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीतेगी। हाँ, तो कांग्रेस का तो दावा होता है, हर पार्टी का दावा होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जनता छावा हमारे पास है और इसीलिए कांग्रेस 150 सीट जीतेगी ऐसा नहीं है, तो बीजेपी 150 से ज़्यादा सीट जीतेगी और बीजेपी जरूर सत्ता में आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, उसको लेकर जो है राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि आचार संहिता का उल्लंघन जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भगवान राम के नाम पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राम पर बिल्कुल नहीं मांग रही है, वो काम पर मांग रही है। राम पर तो मांगने का वक्त जब राम मंदिर होगा तो उसके बाद होगा, लेकिन राम मंदिर कोई बीजेपी का सभी हिंदू समाज का वो सेंसिटिव जगह है और सुप्रीम कोर्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सालों का एक झगड़ा था। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बीजेपी जो है प्रसार कर रही है, आप क्या मानते हैं आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं? राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट मांगना चाहिए या नहीं? आपका क्या राय है? वोट मांगने का जो है अभी क्या कोई वक्तार होता है, वो तो अपनी अपनी बात रखता है, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग बोलते होंगे कि भाई राम मंदिर का विषय कांग्रेस के कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में सफल नहीं हुआ, लेकिन हमारे कार्यकाल में हमने राम मंदिर मानने का काम शुरू किया है। तो लेकिन हम राम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी के काम पर, शिवराज सिंह के काम पर हम वोट मांग रहे हैं और हमें काम पर वोट मिलेगा। मंत्री जी, महाराष्ट्र में आपको सिंगल मैन गेम चेंजर कहा जाता है, देश में भी इस तरह की कोई प्लानिंग है आपकी? मंत्री जी, महाराष्ट्र में जिस तरह आपको इधर बैठा है, ये उधर पर बैठा, कार्यकर्ते तो उधर बैठे, जाओ जाओ उधर, नहीं बैठना चाहिए पत्रकार। मंत्री जी, मेरा सवाल है, महाराष्ट्र में जिस तरह आपको सिंगल मैन गेम चेंजर कहा जाता है, जिस तरह महाराष्ट्र में आपको सिंगल मैन गेम चेंजर कहा जाता है, क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कोई आपकी प्लानिंग है? आपके राजनीतिक दल को इस तरह चुनाव में उतारेंगे आप? नहीं,
महाराष्ट्र में तो मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे गांव में संगठन है। जरूर मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे साथ जनता है, और इसीलिए मेरे पार्टी का दूसरा कोई भी लोकसभा में मेंबर ना होने के कारण भी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मंत्री को बनाया है। मेरे साथ लोग है, देश भर में मेरे पार्टी के लोग हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में मेरी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि भाई हम कैंडिडेट खड़ा करके हम क्यों कर रहा है। इसीलिए हमने 1500 2000 वोट लेने की बहुत वजह है, हम एनडीए में है, इसीलिए हमने बीजेपी का समर्थन किया है। तो मैं तो वन मैन हूँ, लेकिन मेरा संपर्क पूरे देश भर में है। अंडमान निकोबार में मेरी पार्टी है, नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं, असम है और सिक्किम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। मंत्री जी एक सवाल, आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को जो है अध्यक्ष हैं, लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद जो रावण है वो लगातार दलितों के मसीहा बने हुए हैं, दलितों को भड़का रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है, स्टेट की जो सरकार है बीजेपी की, वो लगातार दलित विरोधी काम कर रही है। पहला सवाल चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में मैं पूछूं। दूसरा सवाल, क्या आगामी लोकसभा चुनाव में सीमा हैदर को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपने तरफ से कैंडिडेट बनाएगी? जिस तरह सीमा हैदर का विषय है, हमारा एक किशोर माथुर नाम का जेवर का जो एयरपोर्ट वहाँ यूपी के दिल्ली बाजू में बन रहा है। ये गाँव में मूल निवासी है, लेकिन वो मुंबई में रहता है, इंदिरा प्रशासन में रहता है। उनके गांव के बाजू में ही वो सीमा हैदर थी, तो उनको जाकर मिल कर आया, और मुझे बिना पूछकर ही उन्होंने अनाउंस किया कि भाई इसको पार्टी में रहेगी, उनको टिकट देगी। तो जब मुझे पत्रकारों ने पूछा तो मैं बोला कि सीमा हैदर को पार्टी में लेने का विषय नहीं है, जब तक उनकी एनआईए के मार्फत उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो 4 बच्चों को लेकर आई गई थी, इतना दूर अपने पति को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, देश को छोड़कर आई है, जांच चल रही है। जब तक जांच क्लियर होती नहीं है, जब तक वो यहाँ की सिटीजन नहीं बनती है, तब तक उनको पार्टी में लेने का विषय नहीं है। और अगर उनको टिकट देना ही है, तो मैंने बोला था कि हम उनको पाकिस्तान का टिकट देंगे, लेकिन हम पार्टी का टिकट नहीं देंगे। तो एक विषय हो गया। दूसरा विषय क्या हो गया? हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो है तो हमारे अच्छे मित्र ही हैं, आंदोलन करके वो अभी थोड़े उभर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा है कि चुनाव लड़ना इतना आसान काम नहीं है। खुद भी लड़ा था यूपी में, कुछ कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे, लेकिन वो अभी बीजेपी के खिलाफ वो बोलते रहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जितना ज्यादा बोलते रहेंगे उतना बीजेपी वोट बढ़ता जाएगा। इसलिए राहुल अपना काम कर रहा है, वो मुझे मूवमेंट चला रहा है, क्योंकि मार्केट से चला रहा है। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है, लेकिन उनको उनके साथ इतना ज़्यादा नहीं है। जो नौजवान लोग हैं वो थोड़े उठते हैं, और लेकिन चंद्रशेखर आजाद हमारा लीडर है, हमारे समाज का है। थोड़ा शांति से काम करना चाहिए, अगर अच्छा लीडर को करना है। ज़्यादा उठती सीधी बात करना, ये करना, झगड़ेबाजी करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी शांति से काम करना चाहिए। किसी और साथी का प्रश्न? बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है, बीजेपी वो अजगर है जो अपने सहयोगी पार्टियों को निगल लेती है। महाराष्ट्र में शिवसेना की क्या हालत हुई ये आपको पता है, तो क्या आपको कभी ऐसा डर लगता है कि आरपीआई को भी निगल लेगी किसी दिन बीजेपी? मैं तो अकेला हूँ, और इसीलिए मतलब मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो, और जो 40 एमएलए उद्धव ठाकरे जी को छोड़ कर आई, उसके लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। उनका कहना ये था कि बाला साहब ठाकरे का विचार था कि भाई कांग्रेस का इनका विरोध करना है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया कि बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, हम कांग्रेस एनसीपी के साथ जाएगी। इसीलिए ये एमपी ने स्लोली साइलेंटली, अपने एमएलए ने स्लोली साइलेंटली एक अपना ग्रुप बनाया, और वो खुद शिवसेना छोड़कर हमारे पास आए। हमने उनको तो छोड़ा नहीं है, ये तो आरोप तो करते कि हमने छोड़ा है, लेकिन वो खुद अपने पास आई है। एनसीपी के अजीत दादा पवार जी ये पहले भी एक बार शपथ ग्रहण के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ आए थे, लेकिन उनके साथ एमएलए उतने हुए नहीं थे, लोग ऑफिस से चले गए थे। बाद में उन्होंने भी मतलब 42-43 एमएलए अपने साथ आए, और वो हमारे पास आए। जो आए उनका लिए हमारे दरवाजे खुले हैं,
और एक बार दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक बार जब अंदर आते हैं तब हम दरवाजे को बंद करते हैं। और इसीलिए मतलब एक बार अंदर आ गए तो फिर वापस जाने का विषय नहीं है। इसीलिए हमने कोई उनको तो थोड़ा नहीं, हमारे ऊपर आरोप होते हैं, बीजेपी पर आरोप होते हैं, लेकिन वो खुद ही मतलब नरेंद्र मोदी जी का काम न देखकर अजीत दादा का कहना था कि पवार साहब ने ही यानी ये निर्णय ले लेना चाहिए कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए। और मैं भी पहले कांग्रेस के साथ था, मैं बीजेपी के साथ आया हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, ममता बनर्जी हो, अपना डीएमके हो, अटल जी के सरकार में बहुत सारे सोशलिस्ट, बहुत सारे लोग उनके सरकार में थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति में एक बात हमेशा बनना ठीक नहीं है। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि भाई हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रीय ध्वज होता है, लेकिन राष्ट्र के रहने वाले लोगों को साथ लेकर आगे चलना है। तो ये आरोप तो होते रहते हैं। अभी बीजेपी में इतना परिवर्तन हुआ है। 1982 में बीजेपी के तो 2 MP थे जो मैंने पहले भी बोला। अभी बीजेपी के साथ ओबीसी है, बीजेपी के साथ दलित है, आदिवासी है और मुस्लिम कम्युनिटी का 8% वोट बीजेपी को लास्ट टाइम मिला है। सभी वर्गों का साथ, इसीलिए मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। इसीलिए आज पहले बीजेपी आज चुकी नहीं है। कांग्रेस वाले आरोप करते रहेंगे, राहुल गांधी आरोप कितना भी करते रहे, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब तक इस देश में है नरेंद्र मोदी जी गांधी, जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी गांधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? तो राहुल गांधी तब तक नहीं बन सकते हैं। और गांव गांव की मुझे पूछती है दादी, जब मैं गांव जाता हूँ तो गांव गांव की मुझे पूछती है दादी, राहुल गांधी कब करेंगे शादी? मंत्री जी, तक आरक्षण दे दिया है। तो मैं आंकड़े आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि SC/ST का पॉपुलेशन 11 की जनगणना के मुताबिक 25% है और ओबीसी का परसेंटेज 2% है, जिनका पॉपुलेशन 77% है। ओबीसी का नक्की कितना है 2-3 आगे पीछे होगा, लेकिन कालेलकर कमीशन ने 52% ओबीसी ऐसा उन्होंने
सर्विस उन्होंने आंकड़े निकाले थे, तो अगर 77% लोग हैं, इनको आरक्षण मिलता है 49.5%, और जिनकी आबादी 23% है तोड़ों की, उनको 50.5% अभी जनरल सीटें मिलती है, मतलब मिलती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि और अभी सबको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में भी मतलब विचार होना चाहिए, वह सबको मिल रहा है। और जिस तरह महाराष्ट्र में मराठा समाज का जो आंदोलन चल रहा है, हमारे मनोज जरांगे पाटिल जी ने आंदोलन शुरू किया था, सरकार ने उनको आश्वासन भी दे दिया है, सरकार मार्ग निकाल रही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह महाराष्ट्र के मराठा मांग कर रहे हैं, उसी तरह जाट है, राजपूत है, रेड्डी है, ऐसे जो क्षत्रिय जो जातियां है, क्षत्रिय जातियां सब मांग कर रही है, हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसी तरह सरकार को भविष्य में उनके लिए अलग क्या निर्णय हो सकता है, ओबीसी में डालना है तो फिर ओबीसी उसका विरोध करती है, तो इनके लिए अलग एक कैटेगरी को बनाकर महाराष्ट्र में मराठा समाज के लिए और बाकी के राज्यों में भी ओबीसी के अलग कैटेगरी को बनाकर जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उनको इसका फायदा होता है। लोगों को ये लगता है कि भाई मराठा समाज अमीर है, बात तो सही है कि मराठा समाज जमींदार है, अमीर है, उद्योगपति है, राजनीति में उनके मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, एमपी बने, एमएलए बने, ये सब तो सही है, लेकिन गरीब मराठा को आरक्षण दीजिए, ये मांग रहे हैं। और जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर उनको आरक्षण मिलेगा, तो ओबीसी को आरक्षण मिला है, जिनका ईयरली इनकम 8 लाख के अंदर है उसको ये मिला है। तो इसीलिए उनकी मांग ऐसी है कि भाई जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मंत्री जी, मेरा सवाल था आपसे कि मध्य प्रदेश में भगवान राम का जो मंदिर बनने वाला है अयोध्या के अंदर, तो आज यहाँ इंदौर प्रेस क्लब की तरफ से और चुनाव का अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो मैं बीजेपी के चुनाव प्रचार में आज आपके शहर में आया। यहाँ आपके प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी है, हमारे उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी जी हैं, मेरे बाजू में बैठे हैं, और महासचिव हेमंत शर्मा जी है जो यहाँ आपके बीच में मेरे लेफ्ट हैंड में है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले कितना भी करे शो, कांग्रेस वाले कितना भी करे शो, लेकिन बीजेपी ही जीतेगी मध्य प्रदेश और इंदौर। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार कई सालों से मोदी जी के कार्यकाल में 9.5 साल में देश प्रगति की दिशा से आगे बढ़ा। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पॉपुलर नेता के रूप में आज दुनिया के सामने है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली और कम से कम 30 से ज्यादा देशों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री दिल्ली में आए और उनका बहुत बढ़िया स्वागत माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से, बाइडेन से लेकर सभी नेताओं का स्वागत किया। और भारत पहले 10 नंबर पर था इकोनॉमी में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद भारत 4थे नंबर पर आया। और अभी 15 दिन पहले की रिपोर्ट है, भारत 3 नंबर पर आया है। 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर चाइना है और 3 नंबर पर भारत का नाम पूरी दुनिया के सामने है। अगर हमारे एनडीए को तीसरी बार मौका मिलता है तो भारत 1 नंबर पर भी आ सकता है आपके सभी लोगों के सहयोग से। तो हम सब तमाम जनता को अपील करने के लिए आए कि सबको
सत्ता में आने की आशा होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक देश में राज किया। 70 साल तक जनता उनके साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के 1982 में 2 एमपी थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 182 बने। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के वक्त पर 282 बने, 282 बने, और 2019 में बीजेपी के एमपी 303 बने। इस वक्त हमें लोकसभा में अपेक्षा है कि कम से कम हम 330 से लेकर 350 तक सीटें हम जीत सकते हैं, लेकिन बाद में तो लोकसभा चुनाव है। लेकिन अभी 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, और 5 राज्यों में बीजेपी को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और कई नेता है वो भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। और मेरे पार्टी ने ये निर्णय लिया है, भोपाल में मैं 4-5 दिन पहले था, और वहाँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री, उनके साथ मेरी अच्छी मित्रता भी है। जब मैं 1998 में पहली बार चुनकर आया था, हमारे आरपीआई की 4 एमपी चुनकर आए थे, तब शिवराज सिंह चौहान भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तब से मेरी उनके साथ पहचान अच्छी है, और वो 4 बार में मुख्यमंत्री, 4 बार वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने। तो जिस तरह भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना शुरू करके जिन गरीब लोगों ने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, ऐसे लोगों के कम से कम 50 करोड़ लोगों को बैंक के खाते खोलने का एक मौका हमारी इंडिया सरकार ने दिया है। कम से कम 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। कम से कम 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लोन मिला है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो योजना 1 साल में एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देती है हर साल में। तो ये योजना में अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। और एमएसपी बढ़ाने का भी बहुत बड़ा निर्णय अभी भारत सरकार ने लिया है। दूसरा जो है किसानों का आंदोलन, जब भारत सरकार ने किसानों का कानून बनाया था, तब पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के कुछ किसान 1 साल भर दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे। तो सरकार की कोशिश ये थी कि भाई कानून आपके खिलाफ नहीं है, ये कानून आपकी भलाई के लिए है, उसमें क्या बदल करना है पता है। इसके लिए 12-13 मीटिंगें मतलब नरेंद्र तोमर जी के साथ हुई, अमित शाह जी के साथ हुई, लेकिन उसमें कोई मार्ग निकला नहीं। लेकिन किसानों की भावना ध्यान में रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कानून पीछे लेने का भी क्रांतिकारक निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ तिरंगा झंडा लहर रहा है। वहाँ का आतंकवाद बहुत 90% से ज्यादा खत्म हो चुका है, और लोग वहाँ तिरंगे झंडे को अभिवादन कर रहे हैं। तो ये बात तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ जम्मू कश्मीर का विकास भी हो रहा है। श्रीनगर में, कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या बहुत बढ़ गई है, उनके मन से पूरा डर चला गया है। तो मतलब तो जम्मू 370 आर्टिकल हटाने के बाद जरूर जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हो गया। महिलाओं को रिजर्वेशन देने का जो बिल है कई सालों से पेंडिंग था। समाजवादी पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर जब वो बिल आया था, तब मंत्री के सामने से कॉपी फाड़ने का भी काम इन लोगों ने किया था। तो ये लोग महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे। वो बोलते थे कि कानून मत बनाओ,
पार्टी ने देना चाहिए, लेकिन पार्टी पर ऐसा बंधन नहीं होता है। अगर कानून बनेगा कि भाई 1/3 सीटें महिलाओं को देनी है, तो 543 सीटें जो लोकसभा की है उसमें से 181 सीटें जो है, ये 181 सीटें महिलाओं को मिलेगी। अभी 2024 में उनको रिजर्वेशन मतलब उनको मिलेगा कि नहीं, इस पर क्योंकि उसका एक्सरसाइज सरकार कर रही है, लेकिन 2026 में डिलिमिटेशन आ रहा है, वो शायद 2029 को ही महिलाओं को इसका फायदा हो सकता है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि बहुत सारे निर्णय जो है ये माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में हुए हैं। पूरे देश भर में नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन हुए हैं, नए नए नेशनल हाईवे बने हैं, बहुत सारे शहर के गांव के रोड अच्छे बन रहे हैं, और भारत सरकार ने नदी जोड़ने का प्रोग्राम में भाग लिया है। जहां पानी कम आता है, मतलब जहां बारिश कम आती है, उस नदी में जहां बारिश ज्यादा आती है वो पानी उस नदी में कैसा जा सकता है, एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने का जो काम है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी नदी जोड़ने की भूमिका तब रखी थी, तो ये भी प्रोग्राम सरकार ने हाथ में लिया है। दलित और आदिवासियों के लिए भी सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, दिव्यांगजनों के लिए भी बहुत सारी हमारी स्कीम है। मेरा मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC और सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन